हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब ज्योतिर्मय लर्निंग में स्वागत है। आज हम करेंगे सूफी काव्य धारा की प्रेम आख्यानों काव्यों के चरित्र चित्रण पर टिप्पणी। ठीक है। महाकाव्य के आदर्श को सामने रखकर पद्मावत जैसे रोमानी कथावाचक की परीक्षा करने वाले आलोचकों को एक पत्नीव्रत को स्वीकार न करने के कारण इसकी प्रेम पद्धति अभारतीय या विदेशी प्रतीत हुई और इसे सूफी घोषित कर दिया गया। आश्चर्य की बात है कि जिस काव्य का नायक हिंदू है और नाथपंथी साधु के वेश में घर से निकलता है तथा शिव पार्वती की सहायता से अपने मनोरथ में सफल होता है, वह काव्य सूफी मत का प्रचार कैसे कर सकता है। हिंदी प्रेम आख्यानों की तुलना फारसी सूफी काव्यों से करते हुए यह भी कहा जा सकता है कि इनमें नायिकाओं को नायकों की अपेक्षा अधिक धैर्यशाली दिखाया गया है। उनकी स्थिति भी नायकों से उच्च है। भारतीय समाज में पुरुष के लिए बहुविवाह की अनुमति थी, अतः इनके नायक भी प्राय एक से अधिक विवाह करते हैं, जबकि नायिकाएं पतिव्रता का पालन करते हुए अंत में सती तक हो जाती हैं। दूसरी ओर फारसी आख्यानों में नायक एक पत्नीव्रतधारी तथा नायिका के पति को स्वीकार करने वाला दिखाया जाता है। हिंदी में नायक के प्रतिद्वंदी के रूप में प्रतिनायक की फारसी जैसा प्रेम त्रिकोण नहीं बनता। नायक नायिका के अलावा विभिन्न मानवीय और मानवेतर पात्रों का चरित्र चित्रण भी इन काव्यों में रूढ़िसंगत हुआ है। कथा के ऐतिहासिक पक्ष को यथासंभव यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया है और वहाँ किसी भी प्रकार के अतिमानवीय लोकाभिप्राय या कविस्मय का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट है प्रेमाख्यान का वस्तु वर्णन कीजिए। भारतीय साहित्य में चौथी पांचवी शताब्दी में सार्वभौमिक की अपेक्षा अतिशयोक्तिपूर्ण वस्तु वर्णन की प्रवृत्ति का उदय हुआ। पद्मावत साहित्य हिंदी के प्रेमाख्यान काव्यों में पनघट, सरोवर, वाटिका, रहमासा, परात, युद्ध आदि के वर्णन में इस पद्धति को देखा जा सकता है। कुछ स्थलों पर ऐसे वर्णन को काव्य के प्रवाह में गतिरोध उत्पन्न करने वाला माना गया है। शिष्ट काव्य की दृष्टि से यह आक्षेप सही प्रतीत हो सकता है, परंतु लोक परंपरा की दृष्टि से यह स्वाभाविक है। ऐसे वर्णनों के द्वारा कवि एक और तो विविध प्रकार के ज्ञान को प्रसारित करता है, जिससे वह